हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन का चैप्टर हमने पिछली क्लास में आरंभ किया था क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मेरे को इसको तीन भागों में विभाजित करना पड़ा है इस चैप्टर को। तो आज हम प्रोटीन का दूसरा भाग करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको संक्षिप्त में परिचय दिया था कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं, और अमीनो अम्ल क्या होते हैं और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, आवश्यक, अनावश्यक और आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन का वर्गीकरण। पिछली कक्षा में अगर मैं ये बताती तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने इसको दूसरे पार्ट में रखा है। तो अब हम देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण बेटा तीन चार तरह से किया गया है। मेजर जो मैंने बुक्स वगैरह हैं उसमें तीन आधार के ऊपर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। गुणवत्ता के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर और प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तो हम अलग अलग वर्ग का ये आप चार्ट आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गुणवत्ता के आधार पर मतलब क्वालिटी के आधार पर कैसे इसका वो किया गया है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणवत्ता के आधार पर। यहाँ वीडियो को पॉज करके बच्चों इस चार्ट को कॉपी कर सकते हैं। गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो प्रोटीन को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक तो है पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाते हैं बच्चों जिसके अंदर सभी तरह के, जो हमारे शरीर के लिए जितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो जिसके अंदर प्रोटीन के अंदर वो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं पर्याप्त मात्रा में, उन्हें हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। इन्हें उत्तम प्रोटीन भी माना जाता है। और प्राणी जगत से जो भी हमें मिलते हैं अमीनो अम्ल, जैसे पशु स्रोत से मिलने वाले, जैसे दूध, मांस, अंडा, मछली वगैरह, तो मांसाहारी लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है ये मिलना पूर्ण और अच्छा प्रोटीन। शाकाहारी लोगों के लिए इसमें से केवल एक ही श्रेणी रह गई है, वो है दूध की। इसके अलावा अंकुरित बीज जो होते हैं, मतलब हम जो अनाज वगैरह को अंकुरित कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा सूखे खमीर में भी अच्छी मूल्यवत्ता होती है। जैसे खमीर क्या होता है बच्चों, खमीर जैसे होता है कि हम लोग किसी चीज का फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे हम इडली डोसा वगैरह बनाते हैं तो उसके घोल को हम फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, छोड़ देते हैं पूरी रात के लिए घोल बनाकर, और सुबह तक वो फूला हुआ नजर आता है। और बाजार के अंदर आर्टिफिशियल खमीर भी मिलता है। जैसे हम जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं बेटा, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स वो जो बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, तो उसके अंदर इस खमीर को डाला जाता है। तो मार्केट के अंदर ये उपलब्ध होता है, सिंथेटिक भी होता है और प्राकृतिक रूप से भी बेकरी वालों के पास मिल जाता है। तो उस खमीर को हम जिस भी वस्तु में, भोज्य पदार्थ में डालते हैं, वो भोज्य पदार्थ फूल जाता है, लचीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ब्रॉड ब्रेड जो होती है, ब्रेड के अंदर अपन देखते हैं ना कि स्पंज सा बन जाता है, ऐसा हो जाता है। इडली डोसे वगैरह में अगर अपन घोल वो करते हैं तो इडली कितनी फूली फूली स्पंजी बनती है। तो ये सारी फर्मेंटेशन के द्वारा भी ये पूर्ण जो प्रोटीन बनता होता है वो पूर्ण प्रोटीन का रूप ले लेता है। और वनस्पति जगत के अंदर सूखे मेवे, सोयाबीन इत्यादि जो हैं, ये भी प्रोटीन के स्रोत होते हैं। दूसरी श्रेणी है अंशतः पूर्ण प्रोटीन। ये प्रोटीन वो होते हैं कि इनसे जीवन की रक्षा तो हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, है ना। जैसे वनस्पति जगत से जितने भी अपने को जो प्रोटीन मिलते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें दाल, गेहूं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, गिरी होती हैं, ये सब इस श्रेणी के प्रोटीन आते हैं। इनके अंदर कुछ आवश्यक जो प्रोटीन होते हैं वो उपस्थित, कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें उपस्थित नहीं होते हैं।
और ये जो होते हैं, ये वाला प्रोटीन जो होता है बेटा, ये जब जब बालक की वृद्धि हो रही होती है उस समय केवल इस प्रोटीन से काम नहीं चलता है, इसके साथ पूर्ण प्रोटीन जब मिलता है तभी बालक की उपयुक्त रूप से वृद्धि हो सकती है ना। तो ये बहुत अच्छी श्रेणी के प्रोटीन नहीं माने जाते हैं, इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को दूध बड़ा आवश्यक है। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तीसरी जो श्रेणी होती है वो है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन वो होते हैं जिनमें आवश्यक अमीनो अम्ल का पूरी तरह से अभाव होता है और इसका सेवन करने से हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं होता है। ये हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक नहीं होते हैं और बिल्कुल भी सहायता नहीं करते शारीरिक वृद्धि में। और इसके अलावा ये क्षतिग्रस्त ऊतकों की टूट फूट भी नहीं करते हैं। जो इससे पहले वाली श्रेणी का जो प्रोटीन था बेटा, जो अंशतः पूर्ण प्रोटीन है, वो क्या करते थे कि हमारे शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत तो कर देते हैं लेकिन वृद्धि नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बड़े लोगों के लिए जिनमें वृद्धि नहीं है उनके लिए अंशतः पूर्ण प्रोटीन से भी काम चल सकता है, लेकिन अपूर्ण प्रोटीन में ये सुविधा नहीं होती है, मतलब ये कोई भी तरह से हमें मदद नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका कोई फायदा नहीं। जैसे कंद मूल होते हैं, साग सब्जी होती है, मक्के के अंदर भी ये अपूर्ण प्रोटीन होता है और जिलेटिन जो होता है फलों में होता है, ये भी एक अपूर्ण प्रोटीन का ही एक उदाहरण है। तो लेकिन अपूर्ण प्रोटीन का के अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो तीसरी श्रेणी नहीं है लेकिन पूरक प्रोटीन। अगर हम किसी अधूरे अपूर्ण प्रोटीन को अच्छे वाले प्रोटीन के साथ मिलाकर देंगे तो उस प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। समझ में आई बात बेटा? तो मतलब एक के अंदर कुछ कमी है, जैसे दूध अपना पूर्ण प्रोटीन है, दूध के साथ में आपने अपूर्ण प्रोटीन का कोई मिक्सचर बना दिया तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दही बड़े हैं, दही बड़े में क्या होता है, दही जो है वो आपका आ गया दूध वाला, पूर्ण प्रोटीन हो गया। दाल क्या हो गई, अपूर्ण प्रोटीन हो गया, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बहुत अच्छा हो गया। तो इन्हें कहते हैं हम पूरक प्रोटीन। जब हमें लगता है कि किसी प्रोटीन में किसी अमीनो अम्ल की कमी है तो हम दूसरे के साथ में अगर उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो दोनों के ही अमीनो अम्ल की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पूरक प्रोटीन। मतलब एक दूसरे से इसको पूर्ण करना कहलाता है पूरक प्रोटीन। भौतिक गुणों के आधार पे हम देखें तो भी 3 श्रेणी है। सरल प्रोटीन बेटा वो वाले प्रोटीन होते हैं कि जब इनका विखंडन होता है तो ये अमीनो अम्ल में विखंडित हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है एल्ब्यूमिन, जैसे अंडे में पाया जाता है। गेहूं का प्रोटीन होता है ग्लूटेनिन, ये भी होता है। दूध का प्रोटीन होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन। ये सब सरल प्रोटीन के रूप में जब ये विखंडित होते हैं तो शुद्ध रूप से अमीनो अम्ल उत्पन्न होता है इनसे। दूसरी श्रेणी के जो हैं वो कहलाते हैं संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। ये इनके अंदर जिसमें साधारण प्रोटीन के साथ साथ कुछ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित रहते हैं। मतलब इसमें अमीनो अम्ल तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन साथ साथ कुछ और भी चीज उत्पन्न होती है और उसे जो साथ में उत्पन्न होती है उसको प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और इसमें जैसे होता है, इसके उदाहरण जैसे दें कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं उसमें साधारण प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लियो अम्ल भी उपस्थित होता है। लाइपोप्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी उपस्थित होता है। तो ऐसे वाले जो प्रोटीन होते हैं जो दो मतलब प्रोटीन के अलावा कुछ और चीज भी दे रहे हैं, कुछ और पोषक तत्व भी देते रहे हैं, उन्हें हम संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। तीसरी श्रेणी जो होती है बेटा वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये श्रेणी जो है व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होता है कि जब कोई भौतिक क्रिया होती है, जैसे ताप, हम उसको किसी चीज को गर्म करते हैं, या हमारे शरीर के पाचक रस का प्रभाव या शारीरिक दबाव की वजह से ऐसी प्रोटीन का जो विखंडन होता है वो नए प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। मतलब
हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का लिया, पाचक रस ने उसके ऊपर कुछ अभिक्रिया की और उससे जो उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, मतलब उससे उत्पन्न हुआ प्रोटीन कहते हैं। जैसे 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 हम लोग अंडा होता है, ठीक है ना, अंडे को जब गर्म किया जाता है तो उसका एल्ब्यूमिन होता है, वो उसको जब गर्म किया जाता है कोएगुलेट हो जाता है, वो ज्यादा पाचक हो जाता है और ये पेप्टोज प्रोटीओज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। स्रोत के आधार पर हम देखें तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन वो होते हैं जो हमें प्राणी जगत से मिलते हैं और दूसरे होते हैं जो हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं। ये मैंने आपको चित्र इसलिए दे दिया वनस्पति जगत का कि इसमें देखकर आप अंदाज लगा सकेंगे। इसमें देखिए दालें हैं, कुछ सब्जियां भी हैं, हमारी जो बीज हैं, तिल है, ये सब चीजें जो होती हैं और ये सब हमारे प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। वानस्पतिक स्रोत में फलियां, नट्स, नट्स मतलब जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, बीज और फल शामिल होते हैं। जो 7% से अधिक प्रोटीन सांद्रता वाले शाकाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं वो हैं सोयाबीन, दाल, किडनी बीन्स, सफेद बीन्स, किडनी बीन्स अपने राजमा को कहते हैं बेटा, मूंग, छोले, गोभी, ये सब जो है ब्राजील नट्स भी एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, आजकल मार्केट में काफी मिलने लगा है। काजू वगैरह है, अखरोट हैं, बीज विभिन्न प्रकार के होते हैं, सूरजमुखी के बीज। और जो लोग संतुलित आहार लेते हैं, मतलब आहार के अंदर संतुलित आहार क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में। तो सभी भोज्य वर्ग में से अगर हम कोई एक वो ले लेंगे तो संतुलित आहार हो जाएगा। तो हम अगर अपूर्ण वाले प्रोटीन या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन भी लेंगे तो दूसरे अगर हमारे अच्छा कॉम्बिनेशन है तो वो प्रोटीन हमारा भरपूर यूज में आ जाएगा। और प्राणी स्रोत से मिलने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनमें है मांस, मछली, अंडा, दूध और यकृत। दूध भी बेटा प्राणी स्रोत से मिला हुआ होता है, लेकिन हम शाकाहारी लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए पूर्ण प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा एक और मैंने देखा श्रेणी, तो मुझे इसको ऐड कर दिया बेटा, कि प्रोटीन का वर्गीकरण का एक जो है वो आकृति के आधार पर भी होता है। तो इसमें एक धागे वाली प्रोटीन होती है और एक ग्लोब्यूलर मतलब गोल गोल। तो धागे वाली प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है, इसमें आकृति लंबे धागा के समान होती है और ये पानी में अघुलनशील होती है। ये बेटा मैंने श्रेणी आपको इसलिए बताई है कि हमारी बॉडी के अंदर आप याद रख पाओगे कि ये इस प्रकार के जो होते हैं ये हमारे बाल, नाखून, त्वचा में इस प्रकार वाला प्रोटीन होता है और मांसपेशियों में भी होता है। कार्टिलेज होते हैं हमारी अस्थि, उपास्थि को हम कार्टिलेज कहते हैं बेटा, जो हमारी सॉफ्ट वाली अस्थि होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं, उसमें होता है। कोलेजन वो वाली चीजें होती हैं जो जोड़ने का काम करती हैं, दो तंतुओं को जोड़ने का काम करती हैं, और ये हड्डियों में। तो ये धागे वाले प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन इन सब में मौजूद होते हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं ये गोल आकार का होता है और इसके हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ये प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन बंध वगैरह तो आप केमिस्ट्री तो रहने दीजिए, इतना याद कर लीजिए कि ये जल में घुलनशील होता है। इसमें आते हैं एंजाइम जैसे कि पेप्सिन। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम होते हैं, कुछ किण्व होते हैं जो हमारे शरीर में पाचक रस वगैरह जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो ये पेप्सिन जो होता है ये हमारे आमाशयिक रस के अंदर होता है और ये आमाशय के अंदर हमारा पेट जो होता है उसके अंदर पाचन क्रिया में सहायता करता है। हार्मोन्स का मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ पिछले चैप्टर के अंदर भी, कि हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है इंसुलिन का है, ये पैनक्रियाज, हिंदी में इसको कहते हैं अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन। और ये क्या कार्य करता है, इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर रक्त के अंदर
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हीमोग्लोबिन नाम आपने खुद सुना हुआ है, ये हमारे रक्त का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, और ये दो चीजों से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो ये हीमोग्लोबिन कैसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए? ये हीमोग्लोबिन हमारे फुफ्फुसों से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण, ये भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और एंटीबॉडीज जो होती है हमारे शरीर की, जो प्रतिरोधक तंत्र है बेटा, तो ये हमारे रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं और बाहरी संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। तो अब आप देखो, ऊपर से देखो, लिस्ट देखना शुरू करो। ये मैंने आपको वर्गीकरण इसीलिए ऐड कर रहा है बेटा कि देखो, बाल, नाखून, त्वचा, मांसपेशी, हड्डी, ब्लड, खून के अंदर हीमोग्लोबिन आ गया, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी। तो क्या बचा हमारे शरीर में? हमारे शरीर के हर भाग के अंदर प्रोटीन उपस्थित है। तो प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण घटक है, ये आप इसको देखिए। अब हमारे शरीर को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? बेटा, हमारे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने हमारे भारतीयों के हिसाब से सब पोषक तत्वों का गणना कर रखी है। ये मैं आपको, जो इस चैप्टर का मैं आपको दूंगी पीडीएफ नोट, उसके साथ एक आरडीए टेबल दूंगी बेटा। आरडीए टेबल में से आप बिल्कुल उसको नोट कर लीजिएगा कि कौन से पोषक तत्व की हमें कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो वो तो आपको याद करनी है। जनरली प्रोटीन के हिसाब से मैं बताऊं तो एक वयस्क व्यक्ति को प्रति किलोग्राम, जितना व्यक्ति का वजन होता है उसमें प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और भारतीय लोगों की जितनी कद काठी होती है उसके हिसाब से आईसीएमआर ने 2010 में बताया है कि हमारे औसत पुरुष का वजन आइडियल रूप से, आदर्श रूप से 60 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। तो 60 किलो का अगर आदमी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ये बेटा अच्छी तरह याद रख लेना, आपको प्रैक्टिकल में मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगी। इसी तरह से महिलाओं का औसत उन्होंने बताया है 50 किलो वजन होना चाहिए, और अगर उसका 50 किलो वजन है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसके अलावा बेटा, आप लोग जब पढ़ोगे उस सारणी में तो आप देखोगे कि बच्चों को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उनकी वृद्धि वाली अवस्था होती है। इसी तरह से वृद्धावस्था में जाकर प्रोटीन की आवश्यकता केवल टूट फूट की रिपेयर के लिए चाहिए होती है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता कम हो जाती है। बचपन में उनको टूट फूट की रिपेयर भी करनी है, प्लस साथ साथ क्या क्या करना है, वृद्धि भी करनी है। हर चीज की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्रोइंग एज में ज्यादा आवश्यकता है और बाद में केवल मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो कंपैरेटिवली कम आवश्यकता होती है। तो आज का चैप्टर में, आज का लेक्चर में बेटा मैं यहीं तक कंटिन्यू करूंगी। और देखो, ये मैंने आपको बार बार मैं चित्र दिखाती रहती हूँ, आप लोगों को चित्र इसलिए ऐड करती हूँ कि चित्र देख के आप लोगों के दिमाग में याद रहेगा कि कौन कौन से स्रोत है। देखो, शाकाहारी लोगों के लिए जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इसमें मूंगफली भी दे रखी है। देखो बच्चों, मूंगफली बहुत अच्छा सोर्स है, अभी भरपूर मात्रा में आप लोग मूंगफली का सेवन कीजिए, प्रोटीन आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। तो अब बच्चों, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में मैं आपको साथ में पीडीएफ नोट्स भी दूंगी, आप उसको पढ़िए। कुछ समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखकर भेज सकते हैं, कोई भी समस्या हो। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो असाइनमेंट आपको करना है। असाइनमेंट आप अपनी कॉपी में करिए और उसके बाद इससे मुझे पता चल जाएगा, उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं। कोई भी समस्या होने पे आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगले भाग में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।